दोस्तों, मेरा नाम है शिखर पांडे और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। और पहले की तरह एक बार मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट शांत शिक्षा एवं सतत विकास की चौथी क्लास के साथ। और आपका पहला चैप्टर आप जैसा कि 3 पार्टों में हमने ख़त्म कर दिया है। चौथे पार्ट में हम उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उन पर विश्लेषण भी करेंगे डीप एनालिसिस के साथ। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। क्लास से बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारी सीरीज देखते हैं, आज की सीरीज में हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, संप्रेषण कौशल के चरण। ए ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, बी है सक्रिय श्रवणता, सी है समझौता वार्ता और डी है उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी इसका मतलब है कि संप्रेषण कौशल में आपके जो चरण हुए, प्रस्तुतिकरण भी है, सक्रिय श्रवणता भी है, समझौता वार्ता भी है। मतलब कि आप जब किसी चीज़ को पहले रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई तो आपने सबसे पहले उसमें प्रस्तावना डालते हैं, तो उसी तरह से किसी चीज़ को जब आपको प्रेजेंट करना होता है तो उसके बारे में आप पहले से तैयारी करते हैं। फिर सक्रिय श्रवणता, यानी आप एकदम एक्टिव होकर उस चीज़ को सुनते हैं। किसी चीज़ को अगर आपको, जैसे मान लीजिए ड्रामा करना है, किसी का किरदार निभाना है, तो आप उसके किरदारों को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतर ढंग से सुनते हैं। समझौता वार्ता भी इसी के अंतर्गत आता है। समझौता वार्ता का मतलब है कि इन्हीं दो लोगों के बीच अगर मतभेद हो जाता है तो उनको समझौते के द्वारा, वार्ता के द्वारा उन दोनों लोगों की बातों को एक निष्पक्षता के साथ एक व्यक्ति उन दोनों के बीच समझौता करवाता है, यानी उनकी बातों को एक दूसरे के लिए बेहतर ढंग से एक करके प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शांत शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय एवं किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन ए 1978 वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज, 1975 वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज, बी और ऑप्शन सी है 1980 वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो 1975 वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉलेजेस के नाम यहाँ पे देख सकते हैं सेम दिया हुआ है, बट डेटेस बदली हुई हैं। तो ये याद कराने का एक तरीका है कि 1975 आपको पता रहे कि ये कॉलेज तो वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज ही था, आपको याद हो गया होगा, पर इसका जो मेन डेट है वो 1975 है। इसका राइट आंसर आंसर बी है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो बी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। तो कहता है कि वैल्यू शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेरी क्लासेस देखे होंगी तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, रूसी भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो रूसी और अंग्रेजी भाषा से ज़्यादातर किसी भाषा का उद्भव या किसी भी शब्द का उद्भव नहीं हुआ है, ज़्यादातर लैटिन भाषा से ही हुआ है, लैटिन वर्ड से ही हुआ है। आपका व्यक्तित्व है, इसका भी जो पर्सोना शब्द, पर्सनालिटी है, इसका भी जो उद्भव हुआ है लैटिन भाषा से ही हुआ है। इसी तरह से और भी जितने सीडीपी में जितने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्द हैं, वर्ड हैं या डिफिनीशंस हैं, वो आपकी लैटिन भाषा से ही ज़्यादातर आई हैं, लैटिन या ग्रीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि इस जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल क्या क्या हैं। पर्यावरणीय मूल हैं, वैज्ञानिक मूल हैं, उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी है, उपयुक्त दोनों मूल हैं। उपयुक्त दोनों मूल का मतलब क्या हुआ, जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। पर्यावरणीय मूल यानी पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं। अडॉप्ट कर, अगर अपने आप को बदल रहे हैं तभी आप वातावरण में अनुकूलित स्थिति में अनुकूल स्वयं को कर पा रहे हैं। जैसे कि आपके डायनासोर थे, वो पर्यावरण के अनुसार स्वयं को नहीं ढाल सके और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा है वैज्ञानिक मूल। वैज्ञानिक मूल का मतलब है कि एक तरह से वैज्ञानिक हर चीज़ का दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक रीजन जैसे होता है, तो उसके अनुसार आप कार्य करते हैं। जैसे आलू की खेती है, साइंटिफिक रीजन से अगर की जाती है, यानी साइंटिफिक तरीके से की जाती है, तो आलू की पैदावार बेहतर होती है। उसी तरह से आप अन्य चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे लोग पूजा करते हैं या मान लीजिए कुछ भी है, तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है। जैसे हवन करवाते हैं तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि पॉजिटिवनेस आती है और निगेटिवनेस जाती है। जो उसका निकलता है, जो धुआं वगैरह जो भी निकलता है, तो उसमें इतनी लकड़ियाँ, इतनी चीज़ें पड़ती हैं, वो प्रकृति की ही देन है। उनके द्वारा क्या होता है, पॉजिटिवनेस का, पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो वातावरण में फैलती है और नेगेटिव एनर्जी वहाँ से दूर जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पाँचवा प्रश्न आपका एक परिभाषा है। परिभाषा किसकी है, कहता है कि मूल वह है जो मानव इच्छाओं की संतुष्टि या तुष्टि करे, यानी मानव इच्छाओं की पूर्ति करे, संतुष्ट करे उनको। ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका जे काने का है। ये आपका सुपर टेट में एक बार पूछा गया है और यूपी टेट में भी 2012 या 2014 में पूछा गया था और आपके डीएलएड में भी ये पूछा गया है। बढ़ते हैं अब हम
अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की ओर और देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न कुछ आज के जो मैंने इस टॉपिक में लिए हुए हैं। तो सबसे पहला है कि शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शांति से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें मानव व्यवहार विशिष्ट हो जाता है। यानी शांति शिक्षा का मतलब है कि जैसे मानव सामान्य व्यवहार करता है, बातचीत करता है, जैसा भी उसका सामान्य व्यवहार है वह उसमें विशिष्टता के साथ हो जाता है। कहने का मतलब एक विशिष्टता आ जाती है उसके व्यवहार में, एक अच्छे तरीके से गुण आ जाते हैं, या एक कह सकते हैं अच्छा परिवर्तन आ जाता है। और इसको डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए 3 क्लासें हुई हैं, उनको आप बेहतर ढंग से देखिए और बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 7 कहता है तो शिक्षा का अर्थ है सीखना। क्या? सीखना या सिखाना या ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना। तो शिक्षा का क्या अर्थ है? ये सीखना, सिखाना, ग्रहण करना व विद्या प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य क्या हैं? बालक के जीवन को सार्थक एवं इनके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। अब अगर बालक के जीवन को आप सार्थक बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब उसके बालक है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। मैंने कई बार बताया है कि छोटा बालक होता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण के द्वारा आप उसको बेहतर ढंग से कुछ भी सिखा सकते हैं। तो उसको जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, यानी उसको जीवन को निरर्थक ना करते हुए सार्थक, एक उचित दिशा में, एक अच्छे माहौल में, एक कहने का मतलब उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए अगर आप अग्रसर हैं, चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी होगी। क्या करनी होगी? कि बालक के जीवन को सार्थक एवं सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा देनी होगी, जिससे वो अपने आप को समझ सके, अपने अस्तित्व को समझ सके और राष्ट्र के प्रति वो अपने निर्वहन को, उद्देश्यों का निर्वहन कर सके और परिवार के लिए भी अपने उद्देश्यों का निर्वहन कर सके। अब अगला कहता है कि बालकों को राष्ट्रीय निर्माण में शांति स्थापित करना एवं राष्ट्र के प्रति उनके उद्देश्यों, कर्तव्यों का पालन करना सिखाना। जो मैंने भी बताया कि बालक के पास जब शिक्षा होगी तो वो अपने आप को समझेगा और अपने परिवार को समझेगा, अपने लोगों को समझेगा, उनके लिए उत्तम व्यवहार करेगा, उत्तम तरीके से रहेगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कि एक साक्षरता मिशन भी चलाया गया था कि कम से कम इतना, साक्षरता जो मिशन था उसका यही उद्देश्य था कि कम से कम इतना शिक्षा दे दिया जाए कि वो अपना नाम, अपना पता, गांव का नाम, ये सारी चीज़ें समझ सकें। तो शिक्षित करने की बात हुई थी। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल्य का क्या अर्थ है। तो मूल्य का अर्थ समझने से पहले हम ये जानते हैं कि मूल्य को इंग्लिश में वैल्यू कहते हैं और इसका जो उद्भव हुआ है वैल्यूअर शब्द से हुआ है। अब ये कौन सा था? ये भी आपका कौन सा वर्ड कहाँ से था? ये भी आपका वहीं से था जहाँ से आपने पहला ऑप्शन देखा था, लैटिन भाषा से ही लिया गया था। और इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। यानी मूल्य, किसी चीज़ का मूल्य है, कहते हैं वह बहुत मूल्यवान है, यानी उसका बहुत कीमत है, कीमती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उपयोगी चीज़ों की ही कीमत ज़्यादा होती है। जैसे कोहिनूर हीरा है तो वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है। बहुत सारी चीज़ें मूल्यों में आ जाती हैं। विस्तृत पढ़ने के लिए फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखिएगा, जो इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका के किन्हीं 2 वाक्यों को समझाइए। तो बालकों में मूल्यों का विकास करने के लिए माता पिता को परिवार का वातावरण सकारात्मक एवं मूल्योन्मुख बनाना चाहिए। मतलब कि ये है परिवार का वातावरण से तात्पर्य कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट या अन्य गतिविधियाँ उल्टी सीधी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर आप परिवार में बेहतर ढंग से अच्छी स्थिति बनाकर रखते हैं तो बालकों को उससे उनके वातावरण में जो उसका तैयार होता है, जो नींव तैयार होती है उनकी वातावरण की, वो बेहतर तैयार होती है। और अगर नींव बेहतर तैयार होती है तो जिस पर जो इमारत बनेगी वो बिल्कुल बेहतर बनेगी और लंबे समय तक वो टिकी रहेगी। अगला देखते हैं कि बालकों में स्वस्थ एवं मूल आदतों के विकास के लिए माता पिता को आपसी समस्याओं के सुलझा कर रखना चाहिए एवं उपयुक्त माहौल बच्चों को प्रस्तुत कराना चाहिए। मतलब कि जो आपसी माहौल का, आपसी कहने का मतलब है, आपसी का, माता पिता के आपसी का मतलब है कि उनमें जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको प्रेम सौहार्द के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। भाई बहन हैं उनको भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे होता ये है कि बच्चा भी उसी तरीके की चीज़ों को सीखता है और वो आगे चल के ऐसी चीज़ें को करता है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत आक्रोशित होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। उसका यही कारण है कि उनको जिस प्रकार का वातावरण मिला है, यानी उनके माता पिता के द्वारा उनको जिस प्रकार का वातावरण उनको मिला है, वो उसी के अनुसार वैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगला क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मूल्यों की परिभाषा लिखिए। अब एक परिभाषा लिख लिए, आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत फेमस परिभाषा ऑगबर्न के अनुसार ली है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की संतुष्ट करे। अब यहाँ पर संतुष्ट करने की बात की है, वहाँ पे तुष्ट करने की बात की है। यहाँ पे नाम ऑगबर्न का आ जाता है, वहाँ पे बात जे काने का आ जाता है।
अब एनसीईआरटी द्वारा विद्यालय शिक्षा हेतु पंचमूल सूत्र क्या हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके यूपी टेट सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं उठा के पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो जो पंचमूल है, पहली है सफाई, यानी विद्यालय में साफ सफाई बिल्कुल ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। तो विद्यालय में साफ सफाई का माहौल बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। श्रम यानी मेहनत, अब बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक आराम से आराम फरमा रहे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। अब पता लगा बच्चे गए और शिक्षक अपना ब्लैक बोर्ड पे 4 अक्षर लिख के 4 वर्ड लिख के सो गए, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे भी निष्क्रिय हो जाएंगे, शिक्षक निष्क्रिय है तो बच्चे भी निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए श्रम होना चाहिए, मतलब कि मेहनत होनी चाहिए। जब शिक्षक मेहनत करेगा तो बालक भी उसी का अनुकरण करके बालक भी मेहनत करेगा और मेहनत करना सीखेगा अपने भावी जीवन में भी। सच्चाई, अब सच्चाई बहुत ही बड़ी चीज़ है, आप कह सकते हैं कि बालकों का नींव भी तैयार होता है बचपन में। तो अगर आप सच्चाई, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें करते हैं तो बालकों के अंदर भी वो चीज़ें आती हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, छोटी छोटी चोरियाँ करना, ये सारी आदतें उनके अंदर नहीं आती हैं। सच्चाई के द्वारा ही वो बेहतर ढंग से अपने जीवन को और मूल्योन्मुख बना सकते हैं। समानता, अब आप अगर दो बच्चे हैं, आप अगर उनमें भेदभाव नहीं कर रहे हैं, उनको एक साथ एक नज़रिए से देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये नज़रिया आ जाता है। जैसे आप जात पात के भेदभाव को लेकर अगर आप कर रहे हैं, तो लैंगिक रूढ़िवादिता अगर आप कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर भी वही चीज़ें आ जाती हैं। ऊंच जाति, निम्न जाति, ये सारी चीज़ें कहाँ से बच्चों के अंदर आती हैं? उनके अंदर थोड़ी वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो वातावरण से ही अर्जित करते हैं, वातावरण के द्वारा ही वो सीखते हैं। वो फिर माता पिता के द्वारा उन्होंने देखा हो, भाई बहन के द्वारा देखा हो, रिश्तेदारों को द्वारा देखा हो, या कई बार वो शिक्षकों के द्वारा भी देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो एनसीईआरटी है उसने पंचमूल दिए, सच्चाई, समानता का अधिकार भी उसने दे दिया। सहयोग की भावना होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। अब शिक्षक है, वो अगर किसी बच्चे की परेशानी है, अगर उसको सहयोग कर रहा है, या शिक्षक आपस में भी अगर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, या स्कूल में अगर सहयोग की भावना एक दूसरे के अंदर, बालकों के अंदर प्रेरित की जा रही है कि तुम उसका सहयोग करोगे बेटा तो ऐसा होगा, तुम उसका सहयोग करोगे तो ऐसा होगा, एक बेहतर इंसान बन पाओगे, बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे, ये सारी चीज़ें अगर उनको समझाई जाती हैं तो उनके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और उनके जो, इस कहने का मतलब, जो उनके जो अंग हैं, या उनकी जो कह सकते हैं कि न्याय शक्ति है, या उनकी जो शक्ति है, मनन की शक्ति, चिंतन है, तर्क है, इन चीज़ों की स्टार्टिंग होती है। तो ये जब स्टार्ट करेंगे तो बेहतर ढंग से इसको समझेंगे और अपने जीवन में इसको बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मूल्यों के विकास में विद्यालय की भूमिका के किन्हीं दो वर्णों को, वाक्यों को वर्णित कीजिए। अब स्कूल के आधार पर शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। अभी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। स्कूलों में मूल आधारित शिक्षा को क्या कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। अब मूल शिक्षा से तात्पर्य क्या है, मूल शिक्षा से तात्पर्य ये हो गया कि मूल्यवान चीज़, कहने का मतलब अच्छी चीज़ों का, अच्छे गुणों का, नैतिक गुणों का अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे आपने नैतिक शिक्षा की राह पर पुस्तक पढ़ी होगी, जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहे होंगे तो आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें क्या रहता था, उसमें ये रहता था कि जो अच्छे अच्छे लोग होते थे, जैसे गांधी जी के बारे में उनके ऊपर कहानी होती थी, तो उनमें अहिंसा के बारे में बताया गया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, सत्यवादी थे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में उनका वर्णन किया गया था। तो इससे बच्चों में क्या होता है कि इन चीज़ों को कहानियों के द्वारा, क्योंकि बच्चे हैं तो कहानियों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो इन चीज़ों से वो बेहतर ढंग से बेहतर नैतिक मूल्यों को सीखेंगे और वो फिर अपने जीवन में भी उन चीज़ों को उतारने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा है, संस्थान में नैतिक शिक्षा का मूल शिक्षा संबंधी पुस्तकें व साहित्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी पुस्तकों का आप आयोजन करवाइए यथासंभव, क्योंकि ऐसा करने से बालकों को एक से अधिक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं और वो फिर और अधिक रुचि लेने लगते हैं। और पढ़ने से ज़्यादा अगर आप उनको नाट्य मंच कराते हैं, कहने का मतलब उनको रोल प्ले कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो, जैसे भगत सिंह किसी को बना दिया, किसी को महात्मा गांधी बना दिया, किसी को और बना दिया, कुछ बना दिया, तो इससे होता क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद बन दिया, कि इसमें राष्ट्रीयता के प्रति उनका सद्भावना आती है, साथ ही उनमें अच्छे गुणों का विकास होता है, और साथ ही वो बेहतर एक इंसान के रूप में भी आगे चलते हैं। कहने का मतलब एक बेहतर इंसान के रूप में वो समाज में उभर कर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि शांति कौशल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो शांति कौशल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है? संप्रेषण कौशल, चिंतन कौशल, व्यक्तिक कौशल, तदनुभूति कौशल, तनाव प्रबंधन कौशल, समस्या समाधान कौशल। इन कौशलों को विस्तृत से अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप क्लास को जाकर देख लीजिएगा। 3 क्लासें हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं, मैंने बड़ी क्लासें नहीं बनाई हैं।
और बेहतर ढंग से समझाया है, चित्रों के माध्यम से भी समझाया है। जितने तरीके हो सकते हैं मैंने उतने तरीक़ों से प्रयास किया है और मैं आगे चल के और भी तरीके से प्रयास करता रहूँगा समझाने के लिए। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बस ख़त्म करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? शांति शिक्षा कौशल में मैंने इसको पढ़ाया है और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी टेट हो, कहीं भी सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।